आइए बैठिए। थैंक यू। आपने आयोग में इंटरव्यू दिया है इसके पहले? नहीं मैम, ये पहला नहीं? मेंस पहला इंटरव्यू। पहला मेंस पहला इंटरव्यू मतलब इसके पहले आपने कभी प्री वगैरह भी नहीं दिया? नहीं, प्री दिया है मैम। अच्छा। जब मैं वहाँ लंदन से वापस आया 2 प्री दिया, तीसरा प्री था, लेकिन प्री ही नहीं हो रहा था। मतलब जो नया तरीका आयोग ने अप्लाई किया वो है उससे आप लाभान्वित होते हुए यहाँ आ गए हैं और आप बहुत शानदार कैंडिडेट हैं। लेट मी क्लियर वन थिंग, अब तक हमारे पास जितने बच्चे आए हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स में से आप हैं। ठीक है, ये आपका इस इंटरव्यू का हासिल है। बस अपने इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में मत बदलने दीजिएगा, राइट? क्योंकि देखिए ये तो आपको कोई नहीं बता सकता कि वहां पे क्या पूछा जाएगा। पहले आपका डैप देखने के बाद मुझे लगा था कि मैं इसमें से आपको सजेस्ट करूंगी कि कुछ कम कर दीजिए, लेकिन क्योंकि आपका शानदार है नॉलेज अबाउट गजल की जमीन, रदीफ, काफिया। जनरली बच्चे शायरी लिख देते हैं, उनको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते, मतलब मक्ता, ये सब चीजें आपको पता है, जो बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत ही शानदार तरीके से हिंदी और उर्दू दोनों की जो बात मैंने की वो सब सिर्फ कंफ्यूज करने के सवाल थे। सबको पता है दुष्यंत कुमार जी क्या लिखते हैं, वो सिर्फ इसलिए था कि आपकी समझ कितनी है अबाउट हिंदी एंड उर्दू पोएट्री, और आपकी समझ बहुत अच्छी है। आपको अगर मौका मिले तो अपनी कविता भी जरूर सुना देना, जो भी तैयार की होगी वो जरूर सुना देना। और मुझे पता है कि आपने कुछ बहुत अच्छा ही तैयार किया होगा, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, सैलरी जो आपने दिखाई है वो बहुत ज्यादा है। क्या मैम वहाँ पता हो जाएगी क्या सैलरी? नहीं, वैसे तो कोड होता है उनके पास, पर आप बताएंगे कि हम 10 सालों से काम करें तो किसी भी व्यक्ति को पता है ना कि प्राइवेट सेटअप में 10 साल में काम करने के बाद आदमी कहाँ होता है। उनमें से भी बहुतों के बच्चे होंगे, तो वो गेस कर लेंगे कि कितनी सैलरी पा रहे होंगे। तो वहां पे आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। मैंने जो बोला एकदम सही बोला। आई वॉन्ट टू एड वन थिंग, आपने बोला कि फैमिली और फाइनेंशियल वो थे जिसकी वजह से मैं चला गया। अब आप इसको, जब आपसे ये कहा जाएगा कि पैसा, तो फिर बाद में फिर आप ये नहीं कह सकते ना कि मुझे लगता है मनी हमेशा नहीं होता, सेटिस्फेक्शन होता है एंड ऑल। आप कहिए कि सर वो था, परिवार की जिम्मेदारियां थी, इसलिए मैं गया। 10 सालों तक काम करके मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर दी और इतनी सेविंग कर ली है कि अब मैं इस फील्ड में इस तरफ अपनी उसके लिए आ सकता हूं और उससे मेरे परिवार को कोई तकलीफ भी नहीं होगी, राइट? एक ये पॉइंट ऐड करिए। जब सर ने आपसे सवाल पूछा था अबाउट बीइंग इमोशनल, कविता पसंद करना, सबसे पहली चीज तो आपने जो ऑफिसर्स के नाम लिए, आईएएस ऑफिसर्स के, वो शानदार थे। आपने जिन भी ऑफिसर्स के नाम लिए, पहले आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने नाम लिए उनके काम के साथ। अदरवाइज वो यूट्यूब से अफेक्ट ज्यादा बच्चे आते हैं जिन्होंने यूट्यूब पे किसी को देखा है, उनके पास उनके बारे में जानकारी नहीं होती। आपने जिनकी बात की, आर्मस्ट्रांग पामे 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, वो आईआरएस ऑफिसर इन 2008। उसके बाद वो आईएएस हुए और वो उन्होंने शानदार काम किया है, राइट? तो वो बहुत अच्छा था। जब सर ने आपसे इमोशनल वाला सवाल पूछा तो आप उसमें ये चीज क्लियर कर रही है कि सर इमोशनल होना और इमोशनली इंटेलिजेंट होना दो अलग अलग चीजें हैं। ये वर्ड आप चाहे तो लिख लीजिए। वो बताइए कि सर साहित्य आदमी को संवेदनशील बनाता है, साहित्य आदमी को इमोशनल नहीं बनाता है। इमोशनल तो आदमी, मतलब इमोशनल तो हर आदमी है, मैथ पढ़ने वाला भी है, विज्ञान पढ़ने वाला भी है। संवेदनशील बनाता है, आपके अंदर वो एम्पैथी आती है कि आप महसूस कर सकते हैं। जब कोई कविता लिखी जाती है, जैसे आपने जो कविता सुनाई, या इस तरीके की तमाम कविताएं जब लिखी जाती हैं तो आप फील कर पाते हो उस पीड़ा को। जैसे जब अदम गोंडवी लिखते हैं ना कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, तो आपको समझ में आता है कि कितनी पीड़ा है, राइट? तो संवेदनशील बनाता है। और इमोशनल होना, मुझे नहीं लगता है इमोशनल होना कमजोरी नहीं है। आप आदमी को इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए कि उसको किस मौके पे